हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लेके आए हैं एनवायरनमेंट पेडागोजी पार्ट 2। इसमें मिलेंगे आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। ये रहा, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? ए, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। बी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। सी, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। या डी, ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा सी, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ए, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। बी, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। सी, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। डी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। अगर आप कक्षा में पोषण प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो कौन सा तरीका बच्चों को समझाने के लिए अपनाया जाएगा उसके बारे में बताना है। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, इससे बच्चों के लिए पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना, दांतों का प्रतिरूप दिखाने से पोषण का कोई संबंध नहीं होगा, ये भी आंसर सही नहीं। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, ये भी आंसर सही नहीं होगा। डी आंसर, पोषक तत्वों से विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ये आंसर बिल्कुल राइट होगा कि पोषक तत्व से भरपूर जो भी व्यंजन है या जो भी भोजन है उनके उदाहरण देने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा तरीका सही है? ए, प्रश्न पत्र लिखना, रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। बी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। सी, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना। डी, पर्सनल लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, डिजाइन तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। ये एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने का सबसे बेहतर तरीका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ए, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। बी, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। सी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। डी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा सी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? गलत बताना है हमारे लिए। ए, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। बी, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। सी, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। डी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आ जाती है। कौन सा गलत है? गलत चुनना है हमारे लिए। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, ये घर्षण का उदाहरण है।
बी पेन की नोक और पेपर के बीच में होने वाले घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सी हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, ये भी सटीक उदाहरण है। लेकिन डी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आ जाती है, ये बिल्कुल गलत है। घर्षण के कारण कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती वापस नहीं आएगी, बल्कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर वापस आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंखा रखा जाता है। ए मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, बी पानी को साफ करने के लिए, सी जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, डी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। एक्वेरियम में जो पंखा रखा जाता है वो ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ए पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, बी पानी को रंग रहित करने के लिए, सी हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, डी कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ए बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, बी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, सी सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, डी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर उन्हें काटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। ये किसके कारण हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है ये बताना है। ए शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, बी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकती, सी उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, डी विद्यार्थी प्रश्नों को सही तरीके से समझ नहीं सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, वह कक्षा को प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर पाई, इसलिए बच्चे उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, वो बताना है हमारे लिए। ए उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए नोट लिखना, बी इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, सी उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, डी अनियमितता का कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा डी, अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। सबसे पहले समीर की लापरवाही का पता लगाएंगे और फिर उसे परामर्श भी देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ए व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने के, बी पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, सी आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, डी अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है?
ए मनोरंजन द्वारा सीखना, बी भाषा निर्देशित सीखना, सी प्रतियोगिता आधारित सीखना, डी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ए विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, बी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, सी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, डी अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। किसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना? ए ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, बी वैयक्तिक भिन्नताओं, सी शिक्षार्थी स्वायत्तता, डी पुनर्वलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। वह के द्वारा संकल्पना को सीखती है। ए अनुकरण द्वारा, बी अभिसारी चिंतन द्वारा, सी अपसारी चिंतन द्वारा, डी मॉडलिंग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अपसारी चिंतन द्वारा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार है। आप अपनी ओर से और अच्छा करने का कोई तरीका बता सकते हैं जिससे कि हम और बेहतर कार्य करें। आप अपना प्यार बनाए रखें। चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।